दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के इतिहास भारत एवं समकालीन विश्व का अध्याय 6 किसान और काश्तकार। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 2 अध्यायों में आप वनों और चरागाहों के बारे में पढ़ रहे थे और उनके बारे में भी जो इन स्रोतों से रोजी रोटी अर्जित करते हैं। आपने झूम खेती करने वाले चरावाहों और जनजाति समूहों के बारे में भी पढ़ा है और आपने ये भी जाना है कि किस तरह वनों और चारागाहों को आधुनिक सरकारों ने नियंत्रित करना शुरू किया और उनकी पाबंदियों से उन पर भी असर पड़ा जो इन संसाधनों पर आश्रित थे। इस अध्याय में हमारे अध्ययन का विषय क्या होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस अध्याय में आप विभिन्न देशों के खेतिहर समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। खेतिहर समुदाय यानी खेती किसानी करने वाले समुदाय। यहाँ एक और इंग्लैंड के छोटे किसानों यानी काटेजर, अमेरिका के गेहूं उत्पादक और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वहीं आप ये भी जानेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत का विभिन्न देहाती समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा और ये भी कि विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया के अलग अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इन विभिन्न स्थानों की तुलना में आप ये जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता है। आइए हम शुरू करते हैं इंग्लैंड से, जहां कृषि क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फावड़े का चित्र, रेखा चित्र दिखाया गया है। इंग्लैंड में आधुनिक खेती की शुरुआत किस तरह से हुई है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों 1 जून 1830 की घटना है। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलिहान जलकर राख हो गया है। बाद के महीनों में इस तरह की घटनाएं कई दूसरे जिलों में भी दर्ज की गई। कहीं सिर्फ पुआल जल जाती थी तो कहीं पूरा का पूरा फार्म हाउस भी तबाह हो जाता था। फिर 28 अगस्त 1830 के दिन इंग्लैंड के ईस्ट केंट में मजदूरों ने एक थ्रेसिंग मशीन को तोड़कर नष्ट कर दिया और इसके बाद 2 साल तक दंगों का दौर चला, जिसमें तोड़फोड़ की ये घटनाएं पूरे दक्षिणी इंग्लैंड में फैल गईं और इस दौरान लगभग 387 थ्रेसिंग मशीनें तोड़ी गईं। किसानों को धमकी भरे पत्र मिलने लगे कि इन मशीनों का इस्तेमाल करना बंद कर दें क्योंकि इन कारण मेहनत कशों की रोजी रोटी छिन गई है। ज़्यादातर खेतों पर कैप्टन स्विंग नाम के किसी आदमी के दस्तखत होते थे और जमींदारों को यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर हमला न बोल दें। दोस्तों इस चक्कर में बहुत सारे जमींदारों ने तो अपनी मशीनें खुद ही तोड़ डाली और जवाब में सरकार ने सख्त कार्रवाई की। जिन लोगों पर शक था कि वे दंगे में लिप्त हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और 1976 लोगों पर मुकदमा चला। 9 को फांसी हो गई और 505 को देश निकाला दिया गया, जिनमें से 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया और लगभग 644 लोगों को बंदी बनाया गया। तो बहुत भारी संख्या में लोगों को जो इसमें संलिप्त थे उनको सजा दी गई। दोस्तों इन खेतों में मौजूद कैप्टन स्विंग एक मिथकीय नाम था। तो स्विंग के नाम पर दंगे करने वाले आखिर थे कौन? वे थ्रेसिंग मशीनों को तोड़ने पर क्यों आमादा थे? वे किस बात का विरोध कर रहे थे? इन सवालों का जवाब हम 18वीं और 19वीं सदी के दौरान इंग्लैंड की खेती में आए बदलाव के से देख सकते हैं। दोस्तों जो धमकी भरे पत्र होते थे वो काफ़ी बड़े पैमाने पर भेजे जाते थे। कई बार इन खतों की भाषा काफ़ी शालीन होती थी, जबकि कई बार कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और ये पत्र बहुत छोटे होते थे। जैसे एक पत्र देखते हैं, श्रीमान हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी थ्रेसिंग मशीन खुद नहीं तोड़ी तो हम अपने लोगों को भेजकर ये काम कराएंगे। सब लोगों की ओर से स्विंग। देखिए E.J. हॉब्सबॉम और जॉर्ज रूदे कैप्टन स्विंग से। तो खुले खेतों और कॉमन्स का दौर आइए जानते हैं क्या था। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र जो था काफ़ी खुला था। न तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ति थी, न ही उनकी बाड़ाबंदी की गई थी। बाड़ाबंदी मतलब घेराबंदी। किसान अपने गांव के आसपास की जमीन पर फसल उगाते थे। साल की शुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गांव के हर व्यक्ति को जमीन के टुकड़े आवंटित कर दिए जाते थे।
जमीन के ये टुकड़े समान रूप से उपजाऊ नहीं होते थे और कई जगह बिखरे होते थे। कोशिश ये होती थी कि हर किसान की अच्छी और ख़राब दोनों तरह की ज़मीन मिले और खेती की इस ज़मीन के परे साझा ज़मीन होती थी। कॉमन्स की इस साझा ज़मीन पर सारे ग्रामीणों का हक होता था। यहाँ वे अपने मवेशी और भेड़ बकरियाँ चराते थे। इसके अलावा जलावन की लकड़ियाँ बीनते थे और खाने के लिए कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। देखिए, जंगल में वे शिकार करते, नदियों ताल में मछली पकड़ते और गरीबों के लिए ये साझा ज़मीन जिंदा रहने का बुनियादी साधन था। और इस ज़मीन के बल पर वे लोग अपनी आय की कमी को पूरा करते, अपने जानवरों को पालते थे और जब किसी साल फसल और चौपट हो जाती तो यही ज़मीन उन्हें संकट से उबारती थी। इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में खुले खेत और मुक्त और साझी ज़मीन की अर्थव्यवस्था 16वीं शताब्दी से बदलने लगी थी। 16वीं सदी में जब ऊन के दाम विश्व बाजार में चढ़ने लगे तो संपन्न किसान लाभ कमाने के लिए ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उनके लिए भेड़ों को पाला जाना जरूरी था, उनका नस्ल सुधारा जरूरी था। तो नतीजा ये हुआ कि साझा ज़मीन को काट छाट कर घेरना शुरू कर दिया गया ताकि एक की संपत्ति दूसरे से या साझा ज़मीन से अलग हो जाए। साझा ज़मीन पर झोपड़ियाँ डालकर रहने वाले ग्रामीणों को उन्होंने निकाल कर बाहर कर दिया और बाड़ाबंद खेतों में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया और यहीं से बाड़ाबंदी की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बाड़ाबंदी आंदोलन की रफ्तार धीमी रही। शुरू में कुछ गिने चुने भूस्वामियों ने अपनी पहल पर बाड़ाबंदी की थी। इसके पीछे राज्य या चर्च का हाथ नहीं था, लेकिन 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में बाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड के पूरे देहात में फैल गया और इसने इंग्लैंड के जो भूदृश्य था उसको आमूल रूप से बदल दिया। 1750 से 1850 के बीच जो था 60 लाख एकड़ जमीन पर बाड़ें लगाई गई और ब्रिटेन की संसद ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन बाड़ों को वैधता प्रदान करने के लिए 4000 कानून पास किए। देखिए यहाँ पर देखिए एक चित्र है कैप्टन स्विंग आंदोलन 1830 के से 32 के दौरान इंग्लैंड की विभिन्न काउंटियों में तोड़ी गई थ्रेसिंग की मशीनों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अनाज की बढ़ती मांग। जमीन को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था? नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न थे। जहां 16वीं शताब्दी के बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबादी का उद्देश्य जो था वो अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया। तो पहले भेड़ पालन के लिए बाड़ाबंदी की गई और दूसरे अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए। दोस्तों 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई थी, यानी 150 वर्षों में इंग्लैंड की आबादी पहले से 4 गुना बढ़ गई थी। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो कि 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची थी। तो इससे ये हुआ कि ज़्यादा जनसंख्या के लिए ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी और खाद्यान्न उत्पादन करने की ज़रूरत थी। दोस्तों बाज़ार फैला, खाद्यान्नों का बाज़ार फैला, खाद्यान्नों की मांग बढ़ी और उनका दाम भी बढ़ा। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया था और इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार भी बाधित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में जो खाद्यान्न थे उसके दाम आसमान छूने लगे और भूस्वामी अपने बाड़ाबंद जमीन पर बड़े पैमाने पर अनाज उगाड़ने लगे। उनकी तिजोरियां बढ़ने लगी और उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया। 2 शब्द आएंगे दोस्तों, अभी आप पढ़ेंगे बुशेल, ये क्षमता की माप है, और शिलिंग इंग्लैंड की एक मुद्रा का नाम है। 20 शिलिंग 1 पाउंड के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 19वीं सदी के शुरुआत में सफरोक का देहाती इलाका इस चित्र में दिखाया गया है। बाड़ाबंदी का युग, सबसे पहले आइए इसके बारे में जानते हैं। इंग्लैंड के इतिहास में 1780 का दशक पहले के किसी और दौर से ज़्यादा नाटकीय था और इसमें अक्सर ये होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट गहरा जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की तेज़ रफ्तार के बावजूद 1668 में खाद्यान्न की अपनी ज़रूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था और बाकी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई वृद्धि खेती की तकनीक में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये हुआ कि सिर्फ ये नई नई ज़मीन पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली ज़मीन और चारागाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेत बना लिए थे
और उसमें उत्पादन शुरू हो गया था। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों के किसान सलजम और तिपतिया घास यानी क्लोवर की खेती करने लगे थे और उन्हें जल्द ही ये एहसास हो गया कि इन फसलों से ज़मीन की पैदावार बढ़ती है। फिर सलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते थे, इसलिए वे सलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। दोस्तों, इन फसलों से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी और लगातार खेती करने से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है जिसके कारण ज़मीन की उर्वरता भी कम होने लगती है। आप जानते हैं, सलजम और तिपतिया घास की खेती से ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती थी और ज़मीन फिर से उपजाऊ हो जाती थी और इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तरीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करते थे। और अब बाड़ाबंदी एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें बोने लगे और बाड़ाबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज़्यादा उत्पादन करने में फ़ायदा मिलने लगा। लेकिन इस प्रक्रिया में गरीबों पर क्या बीती, आइए जानते हैं। बाड़ाबंदी ने बड़े भूस्वामियों की तिजोरियां तो भर दी थीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे। गरीब अब न तो जंगल से जलावन की लकड़ी ला सकते थे, न ही साझा ज़मीन पर अपने पशु चरा सकते थे। वे न तो सेब या कंदमूल बीन सकते थे और न ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे। उनके लिए अब सब कुछ नियमित और नियंत्रित हो गया। उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठूठों को बिटोरने का विकल्प भी नहीं रह गया था और हर चीज़ पर जमींदारों का कब्जा हो गया था। हर चीज़ बिकने लगी और ऐसी कीमतों पर कि उन्हें अदा करने का या उनको खरीदने का सामर्थ्य जो था बच्चों में या गरीबों में नहीं था। दोस्तों, जहाँ कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खासतौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों के आसपास, तो वहाँ पर गरीबों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म हो गए। अपने अधिकारों से वंचित और ज़मीन से बेदखल होकर वो नए रोजगार की तलाश में दर बदर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों में से वे दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे और मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी। वहाँ खेतीहर मजदूरों की भारी मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीब को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। पुराने ज़माने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहते थे। वे मालिकों के साथ खाना खाते, साल भर उनकी सेवा टहल करते थे और ये रिवाज 1800 तक आते आते समाप्त हो गया। अब मजदूरों को काम के बदले दिहाड़ी दे दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी की मद में कटौती करने लगे। ऐसे में क्या हुआ, काम अनिश्चित हो गया, रोजगार असुरक्षित हो गया और आय जो थी वो अस्थिर हो गई और वर्ष के बहुत बड़े हिस्सों में जो गरीब थे वो बेरोजगार रहने लगे। इसके बाद हुआ ये कि थ्रेसिंग मशीनों का आगमन हो गया, जिससे गरीबों या खेत में काम करने वाले लोगों की स्थिति में और भी समस्या आ गई। जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुआ था, उन दिनों खाद्यान्न के भाव काफ़ी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई आई थ्रेसिंग मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकार अक्सर मजदूरों के आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे और उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने गांव और खेत खलिहान में वापस लौट आए। अब उन्हें नए रोजगार की ज़रूरत थी, लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा और उनके दाम कम हो गए और कृषि में मंदी छा गई। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेती की ज़मीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। गरीब और बेरोजगार लोग जो थे वो काम की तलाश में गांव-गांव भटकते थे। जिनके पास अस्थायी सा कोई काम था, उन्हें भी आजीविका खो जाने की आशंका रहती थी। यह वही दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फैले थे और गरीबों की नज़र में थ्रेसिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बनकर आई थी। दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकला, तो इस तरह से इंग्लैंड में आधुनिक खेती के आगमन से क्या हुआ, तरह तरह के बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए, तो जो पहले मुक्त खेत थे, खुले खेत थे, वो समाप्त हो गए। किसानों को पारंपरिक अधिकार समाप्त हो गए। अमीर किसानों ने खेती में पैदावार की वृद्धि के लिए अनाज को बाजार में बेचकर बहुत मुनाफा कमाया।
गांव में गरीब बड़ी संख्या में शहरों की ओर भागने लगे और कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी प्रांतों का रुख करने लगे, जहां रोजगार की संभावना थोड़ी अच्छी थी। तो अन्य शहरों की ओर लोग गए, मजदूरों का आय का ठिकाना न रहा और रोजगार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए थे। अब आइए जानते हैं रोटी की टोकरी और रेतीला बंजर। अब अटलांटिक के पार अमेरिका चलते हैं। हमने अभी तक इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड में किसानों की क्या स्थिति थी, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब के बारे में जाना। अब जानते हैं कि अटलांटिक के पार अमेरिका में क्या हो रहा था और यहाँ पर आधुनिक खेती का विकास कैसे हुआ, किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट बनकर उभरा और इन बदलावों का अमेरिका के ग्रामीणों पर क्या असर पड़ा। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में साझा जमीन को बाड़ाबंद किया जा रहा था और उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर अस्थायी खेती का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर 80 करोड़ एकड़ भूमि पर जंगल थे और 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक हरियाली जो अमेरिका की है 18वीं शताब्दी के समय की, उसको आप देखिए किस तरह से जो जंगली हरियाली है ये डार्क ग्रीन में दिखाई गई है। लंबी घास वाले पौधे, यहाँ पर लंबी घास, फिर उसके बाद छोटी घास वाले पौधे, ये सब हैं हल्के पीले और हरे रंग में। इसके अलावा रेगिस्तानी पेड़ पौधे भी इन सब क्षेत्रों में ये दर्शाए गए हैं। तो किस तरह से कितना हरा भरा अमेरिका उस समय था 18वीं शताब्दी में। दोस्तों, उस समय अमेरिकी भूदृश्य का ज़्यादातर हिस्सा सफ़ेद अमेरिकियों या श्वेत अमेरिकियों के नियंत्रण में नहीं था। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी या वाइट अमेरिकन का बसावट पूर्वी तट की एक छोटी सकरी पट्टी में था। लेकिन उस समय अमेरिका की सैर पर अगर जो आप निकलते तो आपको जगह जगह अमेरिका के मूल निवासियों के बड़े बड़े समूह मिलते। इनमें से कुछ घुमंतू थे, कुछ अस्थायी रूप से रहने वाले थे और बहुत सारे समूह सिर्फ शिकार करके, खाद्य पदार्थ बीनकर और मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करते थे, जबकि कुछ मक्का, फली, तंबाकू और कुम्हड़े की खेती करते थे और अन्य समूह जो थे वो जंगली पशुओं को पकड़ते थे। इसके अलावा जो है यहाँ से कुछ लोग ऐसे थे कि 16वीं सदी से ही बनबिलाव का फर यूरोपीय व्यापारियों को बेचते रहे थे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये चित्र है किस तरह से 1920 में अमेरिका में खेतीहर क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन क्षेत्र है ये व्यवसाय पट्टी है, मक्का और गेहूं की पट्टी यहाँ पर है, मक्के की पट्टी है। इसके अलावा चारागाह का इलाका है, गेहूं का क्षेत्र यहाँ पर है, ग्रेट प्लेन्स है यहाँ पे। इसके अलावा राकी पर्वतमाला, ये तो पर्वतमाला है, लेकिन ये जो कृषि क्षेत्र है ये पूरा एरिया कृषि और चारागाह का क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों, 20वीं सदी तक आते आते ये भूदृश्य पूरी तरह बदल चुका था। हुआ ये कि श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए और उन्होंने वहाँ की ज़मीन को कृषि योग्य बना लिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने मूल कबीलों को उनकी जगहों से विस्थापित करके अलग अलग खेतीहर इलाके बना लिए। कृषि उत्पादन के विश्व बाजार में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी। ये परिवर्तन कैसे हुआ? अमेरिका में बसने वाले नए लोग कौन थे? खेती के प्रसार से अमेरिका के मूल निवासी यानी इंडियन मूल के कबीलाई समुदायों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पश्चिम की ओर प्रसार और गेहूं की खेती। अमेरिका में जो कृषि के विस्तार का संबंध है वे श्वेत लोगों के पश्चिम क्षेत्र में जाकर बसने से जुड़ा हुआ है। 1775 से 1783 तक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे। टॉमस जेफरसन के 1800 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियन पठारी क्षेत्र में जाकर बस चुके थे। पूर्वी तट से देखने पर अमेरिका संभावनाओं से भरा दिखाई देता था। वहाँ के बियाबानों को कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता था, जंगल से इमारती लकड़ी का निर्यात किया जा सकता था, खाल के लिए पशुओं का शिकार किया जा सकता था और पहाड़ियों से सोने जैसे खनिज पदार्थों का दोहन किया जा सकता था। लेकिन
हुआ क्या कि इसका मतलब ये था कि पहले यहाँ के अश्वेत निवासियों को निकाल कर बाहर किया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी नदी के किनारे पार और बाद में और पश्चिम की तरफ खदेड़ना शुरू किया, और इस प्रक्रिया में कई लड़ाइयाँ लड़ी गईं। मूल निवासियों का जनसंहार किया गया, उनके गांव जला दिए गए। इंडियनों ने प्रतिरोध किया, कई लड़ाइयों में जीते भी, लेकिन अंततः उन्हें समझौता संधियां करनी पड़ी और अपना घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ा पश्चिम की ओर। मूल निवासियों की जगहों पर नए प्रवासी बसने लगे। प्रवासियों की लहर पर लहर आती गई। 18वीं शताब्दी के पहले दशक तक ये प्रवासी अपलेशियन पठार में बस चुके थे और 1820 से 1850 के बीच उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में भी पैर जमा लिए, लेकिन उन्होंने जंगलों को काटकर, जलाकर, ठूंठ उखाड़कर खेत और घर बना लिए। फिर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़ी लगा दी और इस जमीन पर मक्का और गेहूं की खेती करने लगे। शुरुआती वर्षों में इस उर्वर ज़मीन पर किसानों ने अच्छी फसलें पैदा की, और जैसे ही एक जगह ज़मीन की पैदावार घट जाती, किसान बेहतर ज़मीन की तलाश में नई जगह चले जाते थे। मिसिसिपी नदी के पार स्थित विशालकाय मैदानों में प्रवासी आबादी का प्रसार 1860 के बाद की घटना है, और बाद के दशकों में ये समूचा क्षेत्र अमेरिका के गेहूं उत्पादन का क्षेत्र बन गया और अमेरिका गेहूं उत्पादन वाले महत्वपूर्ण देश के रूप में जाना जाने लगा। दोस्तों, गेहूं उत्पादक किसानों के बारे में आइए जानते हैं कि किस तरह से किसानों ने या अमेरिका की रोटी की टोकरी कैसे अमेरिका बना और गेहूं उत्पादन में कैसे टॉप पर गया। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका की गेहूं उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। इस दौरान अमेरिका की शहरी आबादी बढ़ रही थी, निर्यात बाजार भी दिनों दिन फैल रहा था। मांग बढ़ने के साथ गेहूं के दामों में उछाल आ रहा था। इससे उत्साहित होकर किसान गेहूं उगाने की तरफ झुकने लगे। रेलवे का प्रसार हुआ, खाद्यान्न को गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में निर्यात के लिए पूर्वी तट पर ले जाना आसान हो गया, और 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक गेहूं की मांग में और भी वृद्धि हुई, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं के विश्व बाजार में भारी उछाल आया। रूसी गेहूं की जो आपूर्ति थी उस पर रोक लगने के बाद गेहूं के लिए यूरोप अमेरिका पर आश्रित हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किसानों से वक्त की पुकार सुनने का आह्वान किया। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, ऐसा विल्सन का मानना था। 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती की जा रही थी। 9 साल बाद गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल बढ़कर 7,500 करोड़ एकड़ यानी 65% ज़्यादा हो गया, और इसमें ज़्यादातर वृद्धि विशाल मैदानों यानी ग्रेट प्लेन्स में हुई, जहां पर नित नए क्षेत्रों को जोता जा रहा था। गेहूं उत्पादन बहुधा बड़े किसानों के कब्जे में था। कई बड़े किसानों के पास 2-3 हज़ार एकड़ तक जमीन होती थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सचल हल है। ये हल का अगला हिस्सा एक छोटे से पहिए पर टिका हुआ है। इसमें पीछे की तरफ एक हत्था लगा रहता था, जिसकी मदद से हल को आगे पीछे चलाया जा सकता था, और इस हल में बैल या घोड़े जोते जाते थे। दोस्तों, नई तकनीक का आगमन, उत्पादन के लिए या कृषि के लिए नई नई तकनीकें आने लगी। गेहूं उत्पादन में ये वृद्धि नई तकनीक का परिणाम थी। 19वीं शताब्दी में नए प्रवासी जैसे जैसे जमीन को अपने कब्जे में लेते गए, उन्होंने नई ज़रूरतों के हिसाब से तकनीक में भी बदलाव किया। तकनीक में क्या बदलाव हुआ कि कुछ हल उन्होंने नई सख्त ज़मीन को तोड़ने के लिए कई तरह के हल विकसित किए गए। इन हलों में कुछ हल जो थे 12 फुट लंबे होते थे। इन हलों का अगला हिस्सा छोटे छोटे पहियों पे होता था और उन्हें 6 बैल या घोड़े खींचते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विशाल मैदानी क्षेत्र के किसान इस सख्त ज़मीन को ट्रैक्टर और डिस्क हलों की मदद से गेहूं की खेती करने के लिए तैयार करने में जुटे थे। फसल पकने के बाद उसकी कटाई का नंबर आता था, और 1830 से पहले फसल कटाई के लिए हाशिए का इस्तेमाल किया जाता था। यह एक ऐसा दोस्तों, ये एक ऐसा जो काम था जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ लगकर काम करते थे। लेकिन 1831 में साइरस मैककॉर्मिक ने एक ऐसे औजार का विकास किया जो एक ही दिन में इतना काम कर सकता था जितना कि 16 आदमी हाशियों के साथ करते थे। इस तरह 20वीं शताब्दी के शुरू होते होते अमेरिका की ज़्यादातर किसान फसल काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल करने लगे थे। इन मशीनों की सहायता से 500 एकड़ के खेत की कटाई का काम सिर्फ 2 सप्ताह में ही निपटाया
किया जा सकता था। यहाँ आइए चित्रों को देखते हैं दोस्तों। 19वीं सदी के मध्य से पहले ऐसे हाशियों का इस्तेमाल करके देखिए किस तरह से फसल या घास काटी जा रही है। मशीनी युग से पहले नई ज़मीन खेती के लिए इस तरह कैसे घोड़ों की सहायता से तैयार की जा रही है, और ड्रिल मशीन और ट्रैक्टर द्वारा बीजों की यहाँ पर रोपाई का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि उत्तरी डकोटा के विशाल मैदानों में ज़मीन की सफाई ये 1910 में किस तरह से इस मशीन की सहायता से की जा रही है। दोस्तों विशाल मैदानों के अमीर जो थे वो मशीन ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। गेहूं के दाम आसमान छू रहे थे, उसकी मांग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, और इन मशीनों से ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर फसल काटने, ठूठ निकालने, घास हटाने और ज़मीन को दोबारा खेती के लिए तैयार करने का काम अब बहुत आसान हो गया। और ये काम मशीनें बहुत जल्दी कर डालती थी, मानव श्रम की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी, और बिजली से चलने वाली ये मशीनें इतनी उपयोगी थीं कि इनकी सहायता से केवल 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। लेकिन उस समय गरीब जनता की दशा क्या थी उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों गरीब किसानों के लिए ये मशीनें बर्बादी बनकर आई, क्योंकि अब लोग मानव श्रम को तवज्जो नहीं देते थे और मशीनों से काम लेते लगे, क्योंकि मशीनें जो थीं अधिक काम कर सकती थीं और कम समय लगता था, और इस समय रोज़गार बहुत मुश्किल से मिलता था। बिजली चलित मशीनों के आगमन से मजदूरों की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई। और इसके अलावा क्या हुआ कि ज़्यादातर किसानों के लिए संकट का समय आ गया, क्योंकि आरंभिक वर्षों की आर्थिक तेज़ी ख़त्म हो चुकी थी और ज़्यादातर किसानों के लिए गोदामों का जो खाद्यान्न है वो भरा था, और गोदाम में रखे खाद्यान्न को पशुओं को खिलाया जा रहा था। गेहूं के दाम गिरने से आयात बाजार ढह गया था। 1930 में दशक में जो आर्थिक महामंदी आई थी उसका अक्सर जिक्र किया जाता है। उसकी पृष्ठभूमि में यही परिस्थितियां काम कर रही थी और इस मंदी का असर हर जगह दिखाई दे रहा था। रोटी की टोकरी से रेत के कटोरे तक। दोस्तों विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती से कई समस्याएं पैदा हुईं। 1930 के दशक में दक्षिण के मैदानों में रेतीले तूफान आने शुरू हो गए, और इन तूफानों की ऊंचाई 7000 से 8000 फीट होती थी। गंदले कीचड़ की शक्ल में आने वाले इन तूफानों से चौतरफा तबाही फैल जाती थी। 1930 का पूरा दशक इन तूफानों से भयभीत रहा। पूरे काल में कोई ऐसा दिन या वर्ष नहीं रहता था जब इन रेतीले तूफानों ने तबाही न मचाई हो। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगता, रेत के तूफान शहरों और खेतों को चारों ओर से घेर लेते। तूफान के कारण सब कुछ अंधकारमय हो जाता था। फेफड़ों में धूल और कीचड़ भरने से पशु भारी संख्या में मरने लगे। रेतीले तूफान से खेत के खेत पट जाते थे, उनकी मेड़ गुम हो जाती थी, और रेत नदी की सतह पर इस कदर दम जाती थी कि मछलियां सांस नहीं ले पाती थीं। मैदानों में हर तरफ चिड़ियों और पशुओं की हड्डियां बिखरी दिखाई देती थीं। 1920 के दशक में गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले ट्रैक्टर और मशीनें अब रेत के ढेरों में फंसकर बेकार हो गए थे। ये मशीनें इस हद तक खराब हो चुकी थीं कि उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर होक का रेखा चित्र। कुछ जानवर मरे हुए हैं और ट्रैक्टर किस तरह से रेत के तूफान में फंसा हुआ है। दोस्तों इस तबाही का कारण क्या था? रेतीले तूफान क्यों पैदा हुए थे? तो तूफानों को कारण तो 1930 के दशक में जो है सूखा जो पड़ा था वो था पहला कारण। कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी, तापमान बढ़ गया था। लेकिन रेत के ये सामान्य तूफान काले भयावह तूफान का रूप ले सके थे, क्योंकि ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर लगातार खेती करने के कारण ज़मीन की ऊपरी परत काफ़ी हद तक टूट गई थी, उस पर घास भी नहीं थी। 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में गेहूं पैदा करने वाले किसान ज़मीन के हर संभव हिस्से से घास साफ करते थे। ये किसान ट्रैक्टरों की सहायता से ज़मीन को गेहूं की खेती के लिए तैयार कर रहे थे, और रेतीले तूफान इसी असंतुलन से पैदा हुए थे। ये जो गेहूं उत्पन्न करने वाला या उपजाने वाला क्षेत्र था, रेत के विशालकाय कटोरे में बदल गया, यानी खुशहाली का सपना एक डरावनी हकीकत बनकर रह गया था। प्रवासियों को लगता था कि वे सारी ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर उसे गेहूं की लहलहाती फसल में बदल डालेंगे और करोड़ों में खेलेंगे। लेकिन 30 के दशक में उन्हें यह बात समझ में आई कि पर्यावरण के संतुलन का सम्मान करना कितना ज़रूरी होता है।
इंग्लैंड और अमेरिका के अध्ययन के बाद आइए जानते हैं भारतीय किसान और अफीम की खेती। दोस्तों, भारत में देखें कि किस तरह 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा था। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसके बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो गया। औपनिवेशिक शासन का दौर था और उस दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बदलाव आए। अंग्रेज सेना के लिए राजस्व सरकारी आय का बड़ा स्रोत था। सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए लगान या भू राजस्व की नियमित व्यवस्था करनी चाहती थी। इसमें क्या हुआ कि इसके लिए राजस्व की दर और खेती की जोत बढ़ाने का प्रयास किया गया। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ा, जंगल और चारागाह कम होते गए। किसानों और चारागाहों पर आश्रित समुदायों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत अब किसान जंगलों का मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्र ने विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलों को उगाना शुरू किया। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर शताब्दी के अंत होते होते गन्ना, कपास, जूट, गेहूं और अन्य ऐसी निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे। भारत के किसान फसलें यूरोप को शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थी। भारतीय किसानों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार से जुड़ने का अनुभव कैसा रहा, इसे हम अफीम की खेती से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत में अफीम के उत्पादन का इतिहास चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार से जुड़ा हुआ है। हुआ ये कि 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीदकर इंग्लैंड में बेच रही थी। चाय की लोकप्रियता बढ़ने के साथ चाय का व्यापार दिनों दिन बढ़ता गया। 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पाउंड चाय का आयात किया जा रहा था। 1830 तक आते आते ये आंकड़ा 3 करोड़ पाउंड पार कर चुका था और इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से पैदा होता था। लेकिन इस व्यापार की एक समस्या थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। चीन का मंचू शासक विदेशी व्यापारियों को संदेह की दृष्टि से देखता था। शासकों को भय था कि ये व्यापारी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे और शासकों की सत्ता में अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मंचू शासक जो थे, विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं थे। आखिर ऐसी स्थिति में पश्चिम के व्यापारी चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते थे, क्योंकि व्यापार संतुलन भी कायम रखना था। दोस्तों, व्यापारी चाय के बदले चांदी के सिक्के यानी बुलियन दिया करते थे। चांदी के निर्यात का इंग्लैंड में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। यह एक तरह से इंग्लैंड के खजाने को खाली करना था। इंग्लैंड में सार्वजनिक चिंता का ये विषय बन गया था। लोगों में ये भावना घर कर गई थी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इस कारण व्यापारी चांदी का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और वे एक ऐसी वस्तु की तलाश में थे जिसे चीन के बाजार में बेचा जा सके। तो इसके लिए अफीम एक ऐसा उत्पाद था। चीन में अफीम की शुरुआत 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन अफीम को मुख्यतः औषधि के रूप में देखा जाता था। बहुत सी दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता था और चीन के शासक अफीम की लत को लेकर चिंतित थे। वहाँ के शासक ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और विक्रय पर रोक लगा रखी थी। लेकिन राजकीय पाबंदी के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाह पर अफीम लाते थे और वहाँ से स्थानीय एजेंटों के जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में बेच देते थे। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे और 15 साल बाद गैर कानूनी रूप से ले जाए जाने वाली इस अफीम की मात्रा 35,000 क्रेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। यहाँ पर देखिए एक मानचित्र या रेखा चित्र के माध्यम से त्रिकोणीय व्यापार। तो अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे, भारत से अफीम ले जाकर चीन में बेचते थे और चीन से इंग्लैंड का चाय निर्यात करते थे। यहाँ भारत है, कलकत्ता से यहाँ देखिए कैंटन, ये चीन है। इसके अलावा यहाँ से देखिए कैसे इंग्लैंड तक व्यापार होता था और इंग्लैंड से फिर
कलकत्ता होते हुए चीन तक कैसे व्यापार किया जाता था। दोस्तों देखिए, हुआ ये कि ये देखिए 1839 में चीन के शासक लिंग सेजू को कैंटन का विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। सू को अफीम का व्यापार रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह 1839 के वसंत में कैंटन पहुंचा और जेसू ने पद संभालते ही अफीम के व्यापार में लगे 1600 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए और 11,000 पाउंड अफीम जब्त कर ली। और उसके बाद विदेशी फैक्ट्रियों को अफीम का स्टॉक खाली करने के लिए कई कार्रवाई की गई। 20,000 अफीम के क्रेट नष्ट कर दिए गए और विदेशी व्यापार पर रोक लगाने से इंग्लैंड ने चीन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अफीम युद्ध चीन को मुंह की खानी पड़ी और एक अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार अफीम के व्यापार को कानूनी मान्यता दी गई है और चीन के दरवाजे विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए गए। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि देखिए, चीन से हमारा देश 60 या 70 हज़ार या 3 ली 1 मील के बराबर होता है। इसके बावजूद इन बर्बर लोगों ने अफीम के व्यापार के लिए चीन में आए और भारी मुनाफा कमाया। और देखिए, कुल मिलाकर ये हुआ कि इंग्लैंड से चीन की आयात की गई चाय लोगों की ज़बान पर चढ़ने लगी और वहाँ चीन की जनता अफीम की लत का शिकार होने लगी। ये लत समाज के सभी वर्गों, चाहे दुकानदार हों, सरकारी कर्मचारी हों, सेना के लोग हों, उच्च वर्ग हों या भिखारी हों, सब में फैल गई थी। 1839 में कैंटन के विशेष आयुक्त लिन सेजू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम का सेवन कर रहे थे। कैंटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अफीम की लत के आदी हो चुके थे। और एक तरफ जहां चीन अफीमचियों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड का चाय व्यापार दिनों दिन प्रगति कर रहा था। अफीम के इस अवैध व्यापार से हासिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। अंग्रेज व्यापारी ये अफीम कहाँ से प्राप्त करते थे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अफीम के व्यापार में भारतीय किसानों की भूमिका यहाँ से शुरू होती है। बंगाल विजय जब हो गई तो अंग्रेजों ने अपने कब्जे की ज़मीन पर अफीम की खेती शुरू की और जैसे जैसे चीन में अफीम का बाजार बढ़ते गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफीम का निर्यात होने लगा। 1767 से पहले भारत से केवल 500 पेटी यानी 2 मन के बराबर अफीम निर्यात की जाती थी। 2 मन 1 मन 40 किलोग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों, भारत से केवल 80 केजी का व्यापार होता था। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर ये मात्रा 3 गुणी बढ़ गई और 100 वर्षों के बाद अर्थात 1870 तक आते आते सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 पेटी अफीम का व्यापार करने लगी। दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम करने के लिए अफीम की मांग को बढ़ाना जरूरी था, लेकिन ये काम आसान नहीं था। आखिर में किसानों की अफीम की खेती के लिए कैसे तैयार किया गया? किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर ज़मीन पर करनी होती थी, खास तौर पर ऐसी ज़मीन पर जो गांव के पास पड़ती थी। ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर किसान दाल पैदा करते थे। अच्छी और उर्वर ज़मीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना था। उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वर ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था और ख़राब ज़मीन में दालों का उत्पादन न केवल अनिश्चित होता था, बल्कि उसकी पैदावार भी कम होती थी। दूसरे ये था कि बहुत सारे किसानों के पास ज़मीन भी नहीं थी। अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों से बटाई पर ली गई ज़मीन पर अफीम उगाते थे और गांव के पास की ज़मीन की लगान दर बहुत ऊंची रहती थी। और इसके अलावा अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम के नाजुक पौधे को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे और अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी। किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा होता था। लेकिन किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे मनाया गया? किसानों को अफीम की खेती करने के लिए अग्रिम रकम यानी पेशगी दे दी जाती थी। बंगाल और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों की बड़ी जमात ऐसी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। भूस्वामी का कर चुकाने के लिए अपने भोजन और वस्त्र का प्रबंध करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहता था।
1780 के बाद गांव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम पेश करने लगे थे और ऋण की सुविधा से किसान को राहत हुई और वे जो था अफीम की खेती करने के लिए जो है शुरू हो गए। एजेंट जो थे गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे, गांव का प्रधान इन किसानों को देता था और एक बार ऋण जब ले लेते थे तो किसान अफीम बोने से मुकर नहीं सकते थे, न ही उस ज़मीन पर कोई दूसरी फसल उगा सकते थे। इसके अलावा एक और समस्या थी कि जो फसल थी उसके दाम एजेंट तय करते थे और दाम बहुत कम होते थे। तो अफीम की खेती से होने वाली कम आय का सवाल है अफीम के दाम बढ़ने से दूर की जा सकती थी, लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। अफीम का उत्पादन जो है कम से कम लागत पर किया जाए, कलकत्ता के अफीम एजेंटों को ये अफीम ऊंची दाम पर बेची जाए और कलकत्ता के ये एजेंट इस अफीम को चीन भेजने की व्यवस्था करते थे। अफीम के इस क्रय और विक्रय का अंतर सरकार के खाते में जाता था और यही सरकार का राजस्व होता था। 1773 तक बंगाल सरकार ने अफीम के व्यापार पर आधिक्य जमा लिया था और सरकार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति व्यापार कर नहीं सकता था। 1820 के दशक में अंग्रेज सरकार ने पाया कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा है, जबकि गैर ब्रिटिश इलाकों में अफीम की खेती खूब फल फूल रही थी। मध्य भारत और राजस्थान जैसे गैर ब्रिटिश क्षेत्रों में अफीम का उत्पादन बदस्तूर जारी था और इन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापारी किसानों को बेहतर मूल्य देते थे। 1820 के दशक में ये व्यापारी सशस्त्र दल बल के साथ व्यापार करते थे। अंग्रेजों की दृष्टि से ये व्यापार अवैध था, वे इसे तस्करी मानते थे, इस पर रोक लगाना चाहते थे। सरकार अफीम पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने रियासतों में तैनात अपने एजेंटों को इन व्यापारियों की अफीम जब्त करने और फसलों को नष्ट करने के आदेश दिए। जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच ये टकराव चलता रहा, लेकिन इससे ये अर्थ भी नहीं निकालना चाहिए कि औपनिवेशिक भारत में सभी किसानों की हालत अफीम करने वाले किसानों जैसी ही थी। औपनिवेशिक भारत में अन्य किसानों की हालत के बारे में हम आगे किसी अध्याय में देखेंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने क्या पढ़ा, निष्कर्ष रूप में इसको जानते हैं कि आपने ये पढ़ा कि आधुनिक काल में विश्व के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन बदलावों पर नज़र डालते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं थे, इसीलिए हमने इंग्लैंड, अमेरिका और भारत का उदाहरण लिया। सब जगह जो बदलाव थे अलग अलग तरह के थे। कुछ वर्गों को लाभ हुआ, कुछ वर्गों को नुकसान हुआ और आधुनिकीकरण का इतिहास सिर्फ वैभवपूर्ण ही नहीं था, केवल वृद्धि विकास की एक शानदार कहानी भर नहीं कहा जा सकता। इस काल में लोगों को अपनी मूल जगह छोड़कर आजीविका की तलाश में अन्य स्थानों का रुख करना पड़ा। यह काल गरीबी, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक विद्रोह, औपनिवेशीकरण और दमन का काल भी था। हमें इन बदलावों के विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक विश्व में खेतिहर जनता और किसानों ने इस स्थिति का मुकाबला अलग अलग ढंग से किया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 19वीं सदी में अफीम की पेटियों को गाजीपुर रेलवे स्टेशन किसान ले जा रहे हैं किस तरह से। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। इसमें आपने देखा किसान और काश्तकारों के बारे में कि किस तरह से दुनिया के अनेक हिस्सों में किसान जो थे 18वीं 19वीं शताब्दी में या 17वीं 18वीं शताब्दी में उनका जीवन कैसा था, इन सब के बारे में आपने विस्तार से अध्ययन किया। वीडियो आपको कैसा लगा और कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें थीं या कुछ कहीं समस्या हो रही हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।